गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 फेज फॉल्ट एट जनरेटर टर्मिनल्स। अभी तक सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस के मॉड्यूल में हमने अभी तक ये देखा कि जब 3 फेज फॉल्ट ट्रिपल लाइन टू फॉल्ट या ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट अकर होता है तो उस वक्त जो हमारी फॉल्ट करंट आती है वो दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। एक डीसी कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है और एक सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट के कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। फिर हमने ये देखा, हम जनरली सिमेट्रिकल शॉर्ट सर्किट करंट जो हमारी होती है उसको फेजर अप्रोच से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर डीसी करंट्स के लिए अंदाज़ा लगाते हैं। हमने देखा था कि 2 साइकिल 3 साइकिल 4 साइकिल बाद कितनी हो जाती है, वो हम जो प्रैक्टिकल हमारे होते हैं उनसे हमें डाटा मिल जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो जनरेटर रिएक्टेंस है, सिंक्रोनस जनरेटर है, उसका रिएक्टेंस, सिंक्रोनस जनरेटर मान लीजिए या मोटर मान लीजिए, उसका रिएक्टेंस टाइम के साथ वेरी करता है, फॉल्ट के टाइम के साथ वेरी करता है। जैसे ही फॉल्ट अगर होता है उस वक्त उसे सब ट्रांजिएंट कंडीशन मिलती है, फिर उसके बाद ट्रांजिएंट कंडीशन मिलती है, फिर उसे स्टेडी स्टेट कंडीशन मिलती है। फिर हमने ये भी देखा था कि सब ट्रांजिएंट कंडीशन में रिएक्टेंस सबसे कम होता है, उस वक्त फॉल्ट सबसे ज़्यादा होती है, फिर ट्रांजिएंट में उससे ज़्यादा रिएक्टेंस होता है, फिर सब स्टेडी स्टेट में उससे ज़्यादा रिएक्टेंस होता है। फिर हमने ये भी देखा कि सिंक्रोनस जनरेटर में जब सिंक्रोनस जनरेटर का रिएक्टेंस पॉजिटिव सीक्वेंस करंट के लिए अलग बिहेव करता है, नेगेटिव सीक्वेंस करंट्स के लिए अलग बिहेव करता है और जीरो सीक्वेंस करंट के लिए अलग बिहेव करता है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हम देख चुके हैं। अब हम इस डिस्कशन को आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से हम अब आज देखेंगे कि अगर कोई जनरेटर है, सिंक्रोनस जनरेटर है, उसके टर्मिनल पे फॉल्ट होता है, 3 फेज फॉल्ट मतलब सिमेट्रिकल फॉल्ट हो रहा है, ट्रिपल लाइन फॉल्ट हो रहा है, तो उस वक्त हमारी जो करंट आएगी वो किस तरह से आएगी, नो लोड कंडीशन में क्या आएगा और लोडेड कंडीशन में होगा तो किस तरह से हम कैलकुलेशंस करेंगे, किस तरह से उसको एनालाइज करेंगे। तो ये हमारा आज के लेक्चर का ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। तो मैंने यहाँ पहले ही बना रखा है, टाइम को सेव करने के लिए मैंने सारे फिगर बना रखे हैं पहले ही। मानिए कि हमारा एक जनरेटर है, किसी उसकी बस पे ये जनरेटर बस हो गई, ये जनरेटर कनेक्ट है, जनरेटर बस पे 3 फेज फॉल्ट यहाँ बस पे अकर हो जाता है, जनरेटर के टर्मिनल पे यहाँ पे 3 फेज फॉल्ट हो जाता है। तो हमने ये कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए या फिर प्रैक्टिकली भी यही होता है कि जो रेजिस्टेंस होता है हमारा आर्मेचर का रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर फेज में हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल एनालिसिस है, सिमेट्रिकल फॉल्ट एनालिसिस है, यहाँ पे हमें बैलेंस कंडीशन मिलती है, इसलिए हम पर फेज पे इसकी एनालिसिस करते हैं। ये सारा चीज़ हम देख चुके हैं। अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RA को हमने 0 कर दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे केवल इसका रिएक्टेंस होगा, जनरेटर का रिएक्टेंस होगा। इसका जनरेटेड EMF है या मोटर का होगा तो बैक EMF हो जाएगा, अगर जनरेटर का केस है तो जनरेटेड EMF हो जाएगा। ये इसका सिंक्रोनस रिएक्टेंस हो गया। अच्छा, ये टर्मिनल पे यहाँ पे शॉर्ट हो गया, ठीक, टर्मिनल पे शॉर्ट सर्किट हो गई, ठीक। तो जब शॉर्ट हुआ ये तो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करेगी इसमें, I = E/JX, इस सर्किट से देख लीजिए। अब क्या होता है कि अब ये मानिए कि ये अभी तक हमारा जो जनरेटर है ये नो लोड कंडीशन पे काम कर रहा है, जनरेटर हमारा नो लोड कंडीशन पे काम कर रहा है। तो हमने ये देखा था जब जनरेटर के नो लोड पे काम करते हुए जब शॉर्ट सर्किट इस तरह होता है तो ये बिहेव करता है RL सर्किट की तरह पे। तो उसके लिए जो करंट्स आती हैं वो हमने निकाली थी। तो जनरेटर नो लोड पे काम कर रहा है, यहाँ पे फॉल्ट हो गया, ठीक है, फॉल्ट हो गया, उसके बाद उसमें शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो करना शुरू करी। टाइम के साथ पहली करंट जो उसे मिलती है वो सब ट्रांजिएंट करंट मिलती है, ये हमने देखा है, सब ट्रांजिएंट करंट मिलती है, I = E/JX। क्यों सब ट्रांजिएंट करंट? क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टेंस आता है वो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस आता है। इसी तरीके से ट्रांजिएंट करंट की बात, उसके बाद थोड़े समय के बाद, कुछ मिली सेकेंड्स के बाद हमें ट्रांजिएंट करंट मिलती है और उसमें रिएक्टेंस क्या होता है, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस होता है, ठीक है। उसके बाद जब हमारा सिस्टम सेटल डाउन हो जाता है, सेटलाइज होता है, तो हमें स्टेडी स्टेट करंट मिलती है, I = V/JX, ठीक है। इस तरह से हमें ये करंट्स मिलती हैं। तो ये जो करंट्स है हमारी क्या है, ये सिमेट्रिकल करंट है, ठीक है, जो कि हम फेजर अप्रोच से ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। हमने ये भी देखा था कि जब सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है, 3 फेज फॉल्ट होता है, तो वहाँ पे सिमेट्रिकल करंट के साथ साथ कुछ समय के लिए डीसी फॉल्ट करंट भी होती है, डीसी फॉल्ट करंट होती है, तो उसको हम समझते हैं। पहले ये देखिए कि जैसे मैंने यहाँ पे सब ट्रांजिएंट करंट है, I क्या है, ये √2 = I डैश मीन्स I डैश क्या है,
सॉरी ये आई डैश है मान लीजिए, चलिए ठीक है अभी नहीं याद देखते हैं। आई डैश सब ये क्या है, करंट आरएमएस करंट है, ये सारी की सारी करंट जो हैं आरएमएस करंट हैं, ठीक है, ये भी आरएमएस है और ये भी आरएमएस है, ठीक। तो ये तीनों करंट हमें मिलती है आरएमएस करंट। यहाँ हमने इसका फिगर ड्रॉ किया हुआ है, कर्व ड्रॉ किया हुआ है, क्या है, जैसे बेस वैल्यू ये हो गई हमारी, करंट वर्टिकल एक्सिस पे है, तो ये √2I, मान लीजिए ये स्टडी स्टेट वाला एरिया ये है, स्टडी स्टेट सबसे कम करंट होती है, आई क्या है, स्टडी स्टेट आरएमएस करंट है, यहाँ हमने पीक वैल्यू ली है √2I, ठीक है। इसी तरह इससे ज़्यादा क्या होती है √2I डैश ट्रांजिएंट करंट, फिर उसके बाद क्या होती है सबसे ज़्यादा सब ट्रांजिएंट करंट। तो देखिए कुछ समय के लिए जब फॉल्ट इनिशियली अकर होता है तो हमें पहले सबसे पहले सब ट्रांजिएंट रीजन मिलता है, सब ट्रांजिएंट कंडीशन मिलती है। तो ये रीजन जो हमारा होता है, ये वाला रीजन जो है हमने दिखा रखा है सब ट्रांजिएंट रीजन, मीन्स यहाँ पे देखिए पीक करंट सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ से ये करंट इस तरह वेरी करती है, सब ट्रांजिएंट रीजन में पहले करंट चलती है, सबसे ज़्यादा करंट होती है, ठीक है। हमने यहाँ निगेटिव जानबूझ के शो किया, अभी हम इसको बताते हैं क्यों, ठीक है। इसके बाद जब सब ट्रांजिएंट रीजन खत्म हो जाता है कुछ मिली सेकेंड के बाद, ये फिर ट्रांजिएंट रीजन में आती है, मतलब फिर यहाँ पे इसकी पीक वैल्यू जो करंट आ जाती है वो आ जाती है √2I डैश के बराबर, ठीक है। ये हमारा √2I डैश है, ये इसके बाद ये सब ट्रांजिएंट रीजन इसका यहाँ से मिलना शुरू हो गया, ठीक। सब ट्रांजिएंट रीजन में करंट फ्लो करेगी, सॉरी ट्रांजिएंट रीजन, सब ट्रांजिएंट खत्म हो चुका है, अब ट्रांजिएंट रीजन आ गया है, तो इस तरह फिर करंट डिके होना शुरू हो जाती है, पहले सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद फिर डिके होती है, फिर उसके बाद ट्रांजिएंट खत्म होने के बाद सबसे नॉर्मल करंट जो होती है, जो नॉर्मल करंट आती है, मिनिमम करंट होती है, वो करंट फ्लो करती है और ये स्टेडी स्टेट रीजन होता है। तो ये सारा हमने देख रखा है। ये जो हमारा कर्व है ये तीनों करंट्स को लेते हुए है, मतलब सब ट्रांजिएंट करंट में क्या है, करंट किस तरह वेरी कर रही है, सबसे मैक्सिमम करंट है, फिर ट्रांजिएंट में उससे कम है करंट, फिर स्टेडी स्टेट में सबसे कम करंट है, ये हमने पहले भी देख रखा है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या कहा, ये सारी की सारी कौन सी करंट है, सिमेट्रिकल करंट है। अब हमारे पास हमें मिलती है डीसी करंट मिलती है, जब फॉल्ट होता है तो हमें डीसी करंट मिलता है, वो कैसे होती है, IDC अगर हम शो करते हैं, जो डीसी करंट हमें मिलती है वो इस तरह से मान लीजिए होती है, तो क्या करती है, एक्सपोनेंशियली डिके करती है टाइम के साथ, एक्सपोनेंशियली इस तरह से ये डिके करती है, ठीक है। तो ये हमारी डीसी करंट होती है। अब टोटल फॉल्ट करंट जब हम निकालेंगे, टोटल फॉल्ट करंट होगी हमारी आई शॉर्ट सर्किट करंट, जो हमारा जब शॉर्ट हुआ जनरेटर टर्मिनल पे, तो जो शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो कर रही है वो दोनों कंपोनेंट्स का एडअप होगा, समअप होगा, क्या होगा, डीसी करंट का सब, डीसी करंट प्लस सिमेट्रिकल करंट दोनों का समअप होगा, ये IDC प्लस ISC, ठीक है। आई सिमेट्रिकल, ठीक। आई सिमेट्रिकल कौन सी करंट है, ये वाली करंट है, ठीक पूरा, और IDC करंट कौन से, ये है। अब जब हमें शॉर्ट सर्किट करंट निकालनी है पूरी, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब ये ऐड करेंगे, अब इस करंट में ये जो करंट्स हैं इनमें अगर IDC को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, क्योंकि देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा IDC सबसे ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये ऊपर शिफ्ट होगा, ये वाला और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये, लेकिन ये टाइम के साथ डिके होता जा रहा है, तो ये कम भी होता जाएगा टाइम के साथ। तो ये मैंने रिजल्टेंट करंट जो है वो बना रखी है। यहाँ देखिए मैंने 0 से शुरू किया है, क्यों, क्योंकि जो ये मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू ये वाली है, शुरुआत पे इनिशियल लेवल पे जो डीसी करंट है वो 0 है, वो मैक्सिमम है, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव बनाया, दोनों मिला के यहाँ पे शुरुआत की हमने करंट जो मान लिया, फॉल्ट करंट शुरू में 0 थी, ठीक है। जब फॉल्ट करंट हुई, फॉल्ट हुआ तो फॉल्ट करंट होगी, तो इसलिए हमने इसको निगेटिव बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कर्व ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हमारा कर्व इस तरह से रिजल्टेंट करंट जो आएगी, शॉर्ट सर्किट करंट जो आएगी, उसके लिए पूरा पूरा कर्व हमारा आएगा। यहाँ तक ये पूरा ट्रांजिएंट रीजन ऐसे, ये सब ट्रांजिएंट, ये पहला वाला सब ट्रांजिएंट हो गया, ये ट्रांजिएंट रीजन हो गया, उसके बाद ये ट्रांजिएंट हो गया, ये स्टेडी स्टेट हो गया, और ये सब ट्रांजिएंट हो गया, ठीक है। तो ये तीनों रीजन हमें मिल गए। लास्ट में जब हमारा करंट सेटल हो गई, स्टेडी स्टेट करंट आ गई, तो हमारी करंट सेम एम्पलीट्यूड से फ्लो करती रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारा कि जब 3 फेज फॉल्ट होता है जनरेटर के टर्मिनल पे नो लोड कंडीशन में, तो उस वक्त जो करंट फ्लो करती है कुछ उसका पैटर्न ये इस तरह से होता है, सिमेट्रिकल करंट का पैटर्न इस तरह से होता है, डीसी करंट वो होती है, फिर ये पैटर्न जो मिलता है हमें टोटल फॉल्ट करंट के लिए मिलता है। इस पैटर्न का यूज हम सर्किट ब्रेकर में करेंगे,
अभी जब हम आगे सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे तो अब वहाँ पे इसका यूज़ आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अभी तक हमने जनरेटर को माना है कि ये क्या था, नो लोड कंडीशन पे था। अब हम मानते हैं अगर जनरेटर हमारा लोडेड है, मतलब सिस्टम हमारा लोडेड है, if pre-fault system is loaded, ठीक है। अगर प्रीफॉल्ट सिस्टम जो हमारा है वो लोडेड है, वो कैसे है वो, मान लीजिए ये हमारा एक वोल्टेज सोर्स हो गया, ये हमारा रिएक्टेंस हो गया, इसके बाद ये हमारा, ठीक है, यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है, हमने क्या कहा, ये प्री फॉल्ट वोल्टेज यहाँ पे होगा एक, जब लोडेड है तो यहाँ पे एक प्री फॉल्ट वोल्टेज भी होगा, ठीक है, V0 मान लीजिए या I0 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए यहाँ पे, चलिए I0 मान लेते हैं, V0, और प्री फॉल्ट करंट जो फ्लो कर रही है वो I0 है, ठीक है। जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, देखिए जब जनरेटर है लोड कंडीशन पे है तो टर्मिनल वोल्टेज जनरेटर से कुछ ना कुछ कम होगा, ठीक है, और हमने कहा है सिस्टम लोडेड है, मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई करंट फ्लो कर रही है, तो वो हमारी जो फ्लो कर रही है फॉल्ट होने के पहले का सिस्टम है, ये फॉल्ट होने का पहले का सिस्टम है कि I0 हमारी प्री फॉल्ट करंट है और V0 हमारा प्री फॉल्ट वोल्टेज है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम बात करें सब ट्रांजिएंट कंडीशन के लिए, फॉर सब ट्रांजिएंट एनालिसिस, फॉर सब ट्रांजिएंट एनालिसिस क्या हो जाएगा, अगर फॉर सब ट्रांजिएंट एनालिसिस जनरेटेड, अगर ये हम जनरेटर के लिए भी कंसीडर करिए, अब सिस्टम लोडेड है, अब जनरेटर के लिए कंसीडर करते हैं, ठीक है, कंसीडर फॉर सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। तो फॉर सब ट्रांजिएंट एनालिसिस मतलब ये हो गया, अब EG हो गया ये, और ये X हो गया है, ठीक है। तो X यहाँ पे, अब सब ट्रांजिएंट एनालिसिस अगर हम बात करेंगे तो जनरेटेड वोल्टेज बिहाइंड, अगर सब ट्रांजिएंट एनालिसिस है तो हमारा रिएक्टेंस कौन सा आएगा, X डबल डैश, जो हमारा रिएक्टेंस आएगा वो क्या आएगा, X डबल डैश, ठीक है। जनरेटेड वोल्टेज बिहाइंड, और इस X डबल डैश के करस्पॉन्डिंग जो हमें जनरेटेड वोल्टेज मिलेगा इस प्रीफॉल्ट सिस्टम को रेफरेंस मानते हुए, वो क्या मिलेगा, EG डबल डैश, ठीक है। तो अब हम कंडीशन, अब पहला हमारा जो केस है सब ट्रांजिएंट एनालिसिस का केस है, तो उस वक्त जनरेटेड वोल्टेज बिहाइंड सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हमारा जो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस है इसके पीछे, इसके बिहाइंड में जो हमें जनरेटेड वोल्टेज मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू इस सर्किट से अगर हम देखें तो ये होगी EG डबल डैश इज इक्वल टू V0 प्लस J I0 X और ये डबल डैश। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब जो रिएक्टेंस यूज़ होगा, अगर सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस यूज़ हो रहा है तो हमें जो जनरेटेड वोल्टेज मिलेगा कैलकुलेशन के लिए वो हमें सब ट्रांजिएंट जनरेटेड वोल्टेज मिलेगा। अगर यही चीज़ ट्रांजिएंट के लिए अगर हम करें एनालिसिस, जनरेटेड वोल्टेज बिहाइंड ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, अगर अब ये हमारा X डैश बन जाता है तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, EG डैश, ठीक है, ट्रांजिएंट रिएक्टेंस के लिए बिहाइंड ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, ये X डबल डैश और ये X डैश, क्या आ जाएगा, ये EG डैश इज इक्वल टू V0 प्लस J I0 और ये X डैश, ठीक है। ट्रांजिएंट में सिंगल डैश और सब ट्रांजिएंट में डबल डैश। अब इसी तरीके से अगर स्टडी स्टेट की बात करेंगे हम लोग, अगर इसी तरह स्टडी स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो रिएक्टेंस होगा X होगा और यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, EG होगा, ठीक है, ये क्या होगा, EG होगा, ठीक। तो जनरेटेड
voltage behind steady state reactance x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Eg इज इक्वल टू V0 प्लस JI0 और ये x। तो ये तीन तरह से हमें जनरेटेड वोल्टेज मिलेगा। अब क्वेश्चन में आएगा कि किस स्टेट पे, क्वेश्चन में नॉर्मली हमें इस x की वैल्यू दी होती है कि वो सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस की वैल्यू अगर दी होगी तो हमारी कैलकुलेशन जो होगी वो सब ट्रांजिएंट केस के लिए होगी, अगर ट्रांजिएंट वैल्यू दी होगी वहाँ पे तो ट्रांजिएंट केस के लिए होगी, और अगर स्टेडी स्टेट के लिए दी होगी तो स्टेडी स्टेट के लिए होगी। तो फॉल्ट एनालिसिस में मैक्सिमम सब ट्रांजिएंट है, ट्रांजिएंट पे किया था, क्योंकि फॉल्ट अगर हुआ सबसे पहले उसको सेपरेट करना होता है उस सेक्शन को, तो जो शुरुआती करंट हमारी फ्लो कर रही है सब ट्रांजिएंट कंडीशन उसी को ज़्यादातर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कि अगर जनरेटर का केस है। अब अगर मोटर का अगर हम केस लेते हैं यहाँ पे, अब अगर यहाँ पे मोटर का केस, ये तो समझ में आ गया ना, तीनों इक्वेशन क्लियर हैं, ये इसी सर्किट से हैं। ठीक है, अब फॉर सिंक्रोनस मोटर, अब सिंक्रोनस मोटर के लिए अगर बात करें हम लोग तो करंट की जो डायरेक्शन होगी अब बदल जाएगी, ये सप्लाई वोल्टेज काम करने लगेगा और इधर का क्या होगा, ये बैक ईएमएफ हो जाएगा। तो ये I0 की डायरेक्शन इधर चेंज हो जाएगी और ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EM मोटर के लिए, बैक ईएमएफ के लिए, और ये भी EM और ये भी, तो ये तीनों। फॉर सब ट्रांजिएंट एनालिसिस जनरेटेड वोल्टेज बिहाइंड ट्रांजिएंट रिएक्टेंस, हम यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज नहीं बल्कि बैक ईएमएफ बिहाइंड सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। अब सर्किट के क्या कह रही है, Eg डबल डैश, अगर सॉरी अब ये हो जाएगा, ये तीनों हमारे EM हो जाएंगे। ठीक है, ये केवल एक नोटेशन है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, क्यों, क्योंकि V0 अब जो प्रीफॉल्ट वोल्टेज है वो हमारा काम करने लगेगा कैसे, जो टर्मिनल वोल्टेज है, मोटर अगर ये है तो मोटर के टर्मिनल वोल्टेज पे ये V0 है, तो टर्मिनल वोल्टेज हमारा सप्लाई काम करने लगेगा, और EM डबल डैश क्या जाएगा, बैक EMF हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये भी बैक EMF और ये भी बैक EMF। तो ये था कि अगर हमारा सिस्टम लोडेड कंडीशन है, पहले हमने क्या देखा कि सिस्टम अनलोडेड था, तो उस वक्त हमारी करंट का पैटर्न क्या था, वो पैटर्न हमने इसलिए देखा ताकि वो अगर हमें यूज़ आएगा, जब अभी सर्किट ब्रेकर पड़ेंगे तो वो यूज़ वहाँ पे आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि यूज़ नहीं आएगा, यूज़ आएगा, उसको देखिए, हाँ ध्यान रखिएगा। फिर अब हमारी कैलकुलेशन की बारी आती है कि हमने 3 फेज अगर हमारे पास फॉल्ट हो रहा है तो उस वक्त अगर नो लोड कंडीशन है तो वैसे ही चलेगा, अगर लोडेड कंडीशन में है तो उस वक्त जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज है वो लेंगे, प्रीफॉल्ट वोल्टेज इसे कहेंगे, और जो हमारी करंट है प्रीफॉल्ट करंट वो लेंगे। ठीक है, जनरेटर के केस में वो इक्वेशन चलेंगी जो पीछे हमने लिखी, और मोटर केस में ये सारी इक्वेशंस चलेंगी। ठीक है, तो अब हम लोग इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि हमें समझ में आएगा, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस में कैसे काम करेगा, मोटर है तो कैसे काम करेगा, जनरेटर है तो कैसे एनालिसिस होगी, इसका एक न्यूमेरिकल अभी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी के 2-3 न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ। फ्रेंड्स, कंसीडर दिस क्वेश्चन, फॉर द सिस्टम इन फिगर द रेटिंग्स ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स आर शोन। ये हमारा पावर सिस्टम एक दिया हुआ है, एक जनरेटर कनेक्ट है और एक तरफ मोटर कनेक्ट है, जनरेटर से पावर फीड हो रही है मोटर पे। ठीक है, इसके बीच में जनरेटर्स की रेटिंग, जनरेटर की अपनी रेटिंग दी है 25 MVA, 12.4 kV इसका रेटेड वोल्टेज है, और इसका यहाँ पे देखिए सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस दिया हुआ है, x डबल डैश इज इक्वल टू 10%, और उसके बाद फिर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है 25 MVA, 8% इसका रिएक्टेंस है, और इसका जो वोल्टेज रेटिंग है 11/33 की है, और उसके बाद लाइन दी हुई, बीच में लाइन का जो रिएक्टेंस है वो है 20 ओम। ठीक है, और उसके बाद फिर T2 लगा हुआ है 20 MVA, 33/3.3 kV, 1% ये रिएक्टेंस इसका। इसके बाद ये मोटर लगी हुई है, मोटर 20 MVA की 3.8 kV इसका रेटेड वोल्टेज है, और ये 15% इसका x डबल डैश मतलब सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस दिया हुआ है, और ये कितने पे फीड हो रहा है,
द सिस्टम इज लोडेड सो दैट द मोटर इज ड्रॉइंग 15 मेगावाट एट 0.9 लीडिंग पावर फैक्टर, द मोटर टर्मिनल वोल्टेज बीइंग 3.1 kV। मींस इन मोटर के टर्मिनल वोल्टेज कितना 3.1 kV है और 15 मेगावाट की पावर ये एब्जॉर्ब कर रहा है या जनरेटर डिलीवर कर रहा है, कह लीजिए 0.9 लीडिंग पावर फैक्टर पे, ठीक है। तो अब इसमें कैलकुलेशन क्या करना है, फाइंड द सब ट्रांजिएंट करंट इन जनरेटर एंड मोटर फॉर फॉल्ट एट जनरेटर बस। फॉल्ट कहाँ हुआ है, इस जनरेटर बस पे, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, ठीक है। तो ये अभी जैसे मैंने ये कहा था कि हमें जो फॉल्ट स्टडी करनी होती है वो दिया होता है कि किस कंडीशन में करनी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ सब ट्रांजिएंट कंडीशन में करनी है। देखिए एक्स डबल डैश जनरेटर के केस में भी है और एक्स डबल डैश मोटर के केस में भी है। तो यहाँ में सब ट्रांजिएंट, अच्छा ट्रांसफार्मर लाइन इन सब के लिए नहीं है, ये यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे केवल एक होता है। ये हम जब हम अनसिमेट्रिकल फॉल्ट एनालाइज करें या फिर सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स हम जब भी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, तो वहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी ये समझिए केवल जनरेटर और मोटर के लिए यही कंडीशंस होती हैं, सब ट्रांजिएंट है या फिर स्टेडी स्टेट है। लाइन या ट्रांसफार्मर के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए इस मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है। अब इस यहाँ पे जो फॉल्ट करंट आ रही है, 3 फेज फॉल्ट हुआ है, फाइंड द सब ट्रांजिएंट करंट मोटर फॉल्ट एट जनरेटर बस। यहाँ पे 3 फेज फॉल्ट है, ये मान के चलिए, ठीक है। अब 3 फेज फॉल्ट जब हुआ तो यहाँ पे लो फॉल्ट करंट चाहिए होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच जो हमारा है, पहले हम इस पूरे अपने पावर सिस्टम को, जो हमारे पावर सिस्टम दिया हुआ है, इसको इसका पहले पर यूनिट डायग्राम बनाएंगे, पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम बनाएंगे। पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना होता था, एक कॉमन MVA बेस सिलेक्ट करना होता था और वोल्टेज बेस सिलेक्ट करना होता था अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएट वोल्टेज रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब क्या है, अगर हमने ये पर यूनिट पढ़ा हुआ है, अगर इस पूरे सिस्टम के लिए हमें MVA बेस निकालना है, कॉमन बेस पे हमें सारे रिएक्टेंसेस कैलकुलेट करने, कुल मिला कहानी ये है, ठीक है। तो हम इसे MVA बेस यहाँ पे, चाहे देखिए यहाँ 25 MVA, 25 MVA, 20 MVA, 25 MVA, यहाँ भी 20 MVA, चाहे जो कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करते हैं MVA बेस सिलेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे 25 MVA। चलिए MVA बेस इज इक्वल टू 25 MVA, ठीक है। और जनरेटर्स की रेटिंग क्या होंगी, जो जनरेटर्स की मतलब मैं जनरेटर कह रहा हूँ, जो केवी बेस होगा वो क्या होगा, केवी बेस ट्रांसफार्मर के हिसाब से होता है। जैसे इस सेक्शन में अगर हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के इस साइड में, तो हमारा केवी बेस कौन सा होगा, केवी बेस इज इक्वल टू 11 kV, ठीक है। और अब यहाँ पे इस सेक्शन के हिसाब से यहाँ पे देखिएगा, जो हमारा होगा इस सेक्शन में इन दोनों ट्रांसफार्मर्स के बीच में कितना होगा, 33 इधर भी है और 33 इधर भी है, तो ये कितना होगा 33 kV, ठीक। और इस सेक्शन में हमारा केवी बेस कितना हो जाएगा, 3.3 kV का है। ट्रांसफार्मर के हिसाब से लेते हैं हम लोग जनरली, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान रहे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.3 kV। तो ये हमने अब सेलेक्ट कर लिया केवी बेस अलग अलग रीजन के लिए क्या क्या है और MVA बेस पूरे पावर सिस्टम के लिए क्या है। तो अब हम लोग इसको पहले सारे के सारे जितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इनके रिएक्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं ऑन दिस कॉमन बेस 25 MVA एंड दिस वोल्टेज रेटिंग्स, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम जानते हैं, जैसे यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए, एक्स मान लीजिए, पहले जनरेटर का ही हम लोग लेते हैं, XG ओल्ड कितना दिया हुआ है, XG ओल्ड कितना दिया हुआ है 10%, मतलब 0.1, ठीक है। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, MVA बेस ओल्ड क्या है इसका 25 MVA, कितनी रेटिंग पे है ये जो रिएक्टेंसेस नहीं है इनकी अपनी खुद की रेटिंग पे दिए हुए हैं, ठीक है, 25 MVA। अब इसी तरह केवी बेस, इसका क्या है, इसकी वोल्टेज रेटिंग क्या है, केवी बेस ओल्ड इज इक्वल टू 12.4 kV, ठीक। तो अब हमें जो निकालना है क्या है, XG न्यू, हमें निकालना है XG न्यू, कैलकुलेट करना है कौन से MVA बेस पे, MVA बेस न्यू कितना है हमारा 25 MVA हमने लिया है, ठीक है। केवी बेस हमारा इस सेक्शन में कितना है, न्यू इज इक्वल टू इस सेक्शन में 11 kV, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, XG न्यू
तो एक्स जी न्यू हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, ओल्ड 0.1 इंटू एम वी ए बेस न्यू 25 अपॉन एम वी ए बेस ओल्ड 25 इंटू के वी बेस ओल्ड, ओल्ड वाला लेना हमें के वी बेस क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 12.4 का स्क्वायर अपॉन न्यू कितना है हमारा 11 का स्क्वायर। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्व करने पे हमें मिलेगा वो मिलेगा लगभग 0.13 पर यूनिट के आसपास। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जो मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, ये न्यू हमारा रिएक्टेंस है 0.13 पर यूनिट। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे एक्स जी, ये हमारा, अब हम लेते हैं मोटर के लिए लेते हैं इसी तरह एक्स एम ओल्ड एक्स एम न्यू, कितना दिया हुआ है मोटर के लिए रिएक्टेंस 15% मतलब 0.15। एम वी ए बेस ओल्ड कितना है हमारा, इस पर 20 एम वी ए है। ठीक है, किस रेटिंग पे है ये, और वोल्टेज बेस इसका कितना है 3.8 kV, ये बहुत 3.8 kV। अब मोटर के लिए न्यू निकालना है हमें, और हमारा न्यू बेस 25 MV है, ओल्ड बेस कितना है यहाँ पे देखिए इस सेक्शन में है ये, तो कितना आएगा 3.3 kV का, 3.3 kV। तो अब XM निकाल लेते हैं, न्यू कितना आएगा हमारा, ओल्ड कितनी वैल्यू है 0.15 इंटू MVA बेस न्यू कितना है 25 अपॉन MVA बेस ओल्ड कितना है 20। ठीक है, और KV बेस ओल्ड कितना है 3.8 का स्क्वायर। ये फार्मूला तो आप जानते हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, नहीं है तो देख लीजिएगा मेरे पर यूनिट वाले लेक्चर में, 3.3 का स्क्वायर न्यू वाला। ठीक है, MVA बेस न्यू MVA बेस ओल्ड इंटू KV बेस ओल्ड और KV बेस न्यू। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा आंसर लगभग 0.25 पर यूनिट के आसपास। तो यहाँ भी इसको भी लिख देते हैं एक्स डबल डैश XM डबल डैश इज इक्वल टू 0.25 पर यूनिट, इसको हो गया। अब इसी तरीके से हम निकालते हैं बाकी कंपोनेंट्स का, तो क्या है इसके बाद हम T1 के लिए निकाल लेते हैं हम x T1। ठीक है, MVA बेस ओल्ड कितना है इसका, T1 पे देखिएगा MVA कितना है 25 MVA है। अब इसके अगर ट्रांसफार्मर केस में क्या होता है, बेस वोल्टेज जिस साइड में ले रहे हैं, चाहे अगर HV साइड में ले रहे हैं पुराना वाला बेस, तो नया वाला बेस भी उसी साइड में होगा। अगर पुराना वाला बेस LV साइड में ले रहे हैं तो नया वाला बेस भी उसी साइड में होगा। तो अभी हम यहाँ पे मान लीजिए HV साइड में ले लेते हैं, चलिए 33 kV बेस ओल्ड 33 kV, और अब न्यू वाला सेक्शन में 25 MV हमने माना हुआ है पहले ही बेस, और इस सेक्शन में HV सेक्शन में कितना है इसका 33, ये भी 33 kV ही है। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन टोटल आसान हो गई, जैसे 0.15 इंटू 25/25 इंटू 33 का स्क्वायर अपॉन 33 का स्क्वायर सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 0.15, ये भी आ गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया x T1 इज इक्वल टू 0.25 पर यूनिट। ठीक है, ये हो गया। अब x T2 के लिए निकाल लेते हैं इसी तरह। अब x T2 अगर आएगा तो x T2 का ओल्ड, x T2 ओल्ड कितना है हमारा 1%। ठीक है, ये 0.1%। अब MVA बेस कितना है यहाँ पे पुराना वाला, इसका MVA रेटिंग कितनी है 20 MVA की रेटिंग है। ठीक है, ये 20 MVA की रेटिंग। KV बेस ओल्ड कितना है, HV साइड में अगर लेते हैं तो 33 kV है। ठीक है, MVA बेस न्यू कितना हो गया इसके लिए 25 MVA हमने लिया है, KV बेस न्यू 33 में HV साइड में लिया है, तो 33 हम नए वाले में भी ले लेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा x T2 न्यू आ जाएगा 0.1 इंटू MVA बेस न्यू 25 अपॉन 20, और ये KV बेस सेम। यही हमें आसान होती है कैलकुलेशन की वोल्टेज रेटिंग, अगर जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं तो उनकी वोल्टेज रेटिंग के हिसाब से अगर KV बेस लिया सेलेक्ट किया जाता है तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाती है। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 0.125 पर यूनिट XT न्यू के लिए। तो ये आ गया यहाँ पे XT2 इज इक्वल टू 0.125। ठीक है, पर यूनिट, ये हो गया। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं
0.125 पर यूनिट है, ठीक है। अब लाइन के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। लाइन में क्या है, लाइन में तो हमारा वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे XL पर यूनिट में कितना आएगा, वैल्यू कितनी है 20 ओम दी हुई है, ठीक है। अब क्या होता है MVA बेस, MVA बेस कितना है हमारा 25 MVA। KV बेस कितना है इस सेक्शन में, देखिए लाइन के सेक्शन में कितना वोल्टेज KV है 33 का स्क्वायर, ठीक है। तो XL पर यूनिट में जो आ जाएगा ये लगभग आ जाएगा 0.46 पर यूनिट। इसका जो आ जाएगा XL 0.46 पर यूनिट, ठीक है। तो अभी हम देखिए कि सारे के सारे जितने रिएक्टेंसेज हैं, जितने कंपोनेंट्स लगे हों, उनके जितने रिएक्टेंसेज सबको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं, एक कॉमन बेस पे ला रहे हैं। यही होता है पर यूनिट का अच्छा एडवांटेज, ठीक है। हमने अब क्या क्या निकाल लिया, देखिए सारे कंपोनेंट्स का निकाल लिया। अच्छा हमें क्या चाहिए होगा, अच्छा ये वोल्टेज देखिए इस पर जो फीड हो रहा है वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज मोटर का क्या है 3.1 kV, इसको भी हम पर यूनिट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे V पर यूनिट कितना आ जाएगा 3.1 अपॉन इस सेक्शन में कितना है इसका KV बेस 3.3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा लगभग 0.94 के समथिंग, 0.94 पर यूनिट, यह आ जाएगा 0.94 पर यूनिट, ठीक है। ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज हो गया इसका, इसे हम लिख देते हैं V, चलिए ठीक है। अब हम इसके हिसाब से, अब हमने सारे के सारे कन्वर्ट कर लिए, अब हम पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या कनेक्ट है जनरेटर, जनरेटर के साथ उसका रिएक्टेंस, ठीक है। फिर ट्रांसफार्मर कनेक्ट है, फिर क्या कनेक्ट है लाइन कनेक्ट है, फिर क्या कनेक्ट है, फिर ट्रांसफार्मर T2 कनेक्ट है, फिर क्या कनेक्ट है, फिर यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज के साथ यहाँ पे एक मोटर कनेक्ट है, इसका जो अपना रिएक्टेंस है सब ट्रांजिएंट और ये मोटर, इस तरह से ये सर्किट बनेगी। अब वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो XG डबल डैश कितना है हमारा XG डबल डैश इज इक्वल टू 0.13 पर यूनिट, ठीक है। XT1 कितना है हमारा, XT1 इज इक्वल टू 0.25 पर यूनिट, ठीक है। XL कितना है हमारा 0.46 पर यूनिट, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारा आया क्या आया XT2 जो आया हमारा वो आया 0.125। अब मोटर के लिए अगर हम बात करें XM डबल डैश जो आया वो कितना आया 0.25 पर यूनिट आया, ठीक है। वोल्टेज क्या दिया हुआ है, प्री फॉल्ट वोल्टेज, मोटर का टर्मिनल वोल्टेज ये है, प्री फॉल्ट वोल्टेज जो दिया हुआ है कितना है 0.94 पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट में है, ठीक। तो अब हमने जब अभी पढ़ा था कि हमें क्या क्या चाहिए होता था, अगर अब हमारा काम क्या है, पहले यहाँ पे EG डबल डैश ये है सब ये हो गया आपका बैक EMF बिहाइंड सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस मोटर के लिए, और ये हो गया जनरेटेड वोल्टेज बिहाइंड सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस जनरेटर के लिए, ठीक है। तो हमें वहाँ पे क्या चाहिए होता, अगर EG डैश हमें चाहिए होता था तो चाहिए होता था V0 प्लस JIX, ऐसे आता था। तो हमें देखिए V0 हमारा प्री फॉल्ट वोल्टेज, किसी पॉइंट पे वोल्टेज हमें दिया हुआ है, किसी पॉइंट में हमें वोल्टेज दिया हुआ है, अगर हमें कहीं से यहाँ पे करंट हमें पता चल जाए, चल जाए तो हम EG डैश और EM डबल डैश को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगली कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन दी हुई है देखिएगा, 15 मेगावाट की पावर ये ले रहा है, तो P पर यूनिट में कितना आ जाएगा, मेगावाट को अब हम पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 15 मेगावाट अपॉन 25 MVA ये आ जाएगा, ठीक है। तो P पर यूनिट आ जाएगा 0.6 पर यूनिट, ठीक है। पर यूनिट में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इससे पावर की कैलकुलेशन में आसानी होती है, हमें √3 VIL cos phi और ये समथिंग √3 VT का झंझट, लाइन वोल्टेज है कि फेज वोल्टेज, ये सब कोई करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है, अभी हम देखते हैं इसको, पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है 0.9 लीड, इसका क्या मतलब हुआ, phi इज इक्वल टू 25.84 डिग्री,
ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या जानते हैं, P पर यूनिट इज इक्वल टू V पर यूनिट इंटू I पर यूनिट cos फाई। ये जो मोटर करंट ले रही है ये है ना I0, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, I पर यूनिट है ये I0, ठीक है, इसको हम V0 कर देते हैं। ठीक, तो I पर यूनिट कितनी आ जाएगी, P पर यूनिट कितना है 0.6। इस तरह से हमने पर यूनिट वाले लेक्चर में जब न्यूमेरिकल लगाया था तो ये किया था, यहाँ तक तो अभी हमने किया था। अभी यहाँ हमारी फॉल्ट एनालिसिस शुरू नहीं हुई, अभी तो हम केवल सारे के सारे ये कंपोनेंट्स के वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, जो हमारा वोल्टेज और दोनों वोल्टेज हैं उनके लिए। तो आ गया ये V पर यूनिट कितना है, P पर यूनिट 0.6, V पर यूनिट कितना है हमारा 0.94। अच्छा, यहाँ पे इसको हम लोग रेफरेंस ले लेते हैं, V इज इक्वल टू 0.94 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, इसको हम रेफरेंस मान लेते हैं टर्मिनल वोल्टेज को, तो ये आ जाएगा 0.94 एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री। अभी हम मैग्नीट्यूड ही बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब cos फाई कितना है हमारा 0.9, ठीक है, V पर यूनिट P पर यूनिट अपॉन V पर यूनिट इंटू cos फाई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.71 पर यूनिट के आसपास, 0.71 पर यूनिट आएगा। और इसको साइन के साथ अगर लेंगे हम लोग, I पर यूनिट इज इक्वल टू, चूँकि लीड है, 0.71 एट द एंगल ऑफ 25.84 डिग्री। ठीक है, ये हमें मिल गया, क्या मिल गया, फॉल्ट करंट मिल गई। तो यहाँ पे ये आ गया, ये एट द एंगल ऑफ 0 डिग्री है, 0.71 एट द एंगल ऑफ 25.84 डिग्री। ठीक है, अब हमें करंट मिल गई, इसको हमने नो लोड भी प्री फॉल्ट मान लिया था, कोई फॉल्ट हुआ नहीं है। तो अब हमें इससे क्या मिलेगा, जब हमें वोल्टेज और ये करंट मिल गई है तो अब हम इन दोनों को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंसेस को। सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, Eg डैश को, Eg डबल डैश को, Eg डबल डैश इज इक्वल टू ये वोल्टेज V0 प्लस J, और ये पूरा रिएक्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना है 0.13 पहला, फिर 0.25 दूसरा, फिर 0.46 तीसरा लाइन का है, फिर चौथा कौन सा है T2 का 0.125, ये J के साथ आएंगे क्योंकि रिएक्टेंसेज है, इंटू I0 कितना है हमारा, इससे पूरी करंट जो फ्लो कर रही है वो क्या है, I0 ही तो फ्लो कर रही है, ये रिफॉल्ट करंट, इंटू 25.71 इंटू 0.71 एट द एंगल ऑफ 25.84। ठीक है, ये आ गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो Eg डबल डैश जो हमें मिल जाएगा, V0 के लिए क्या वैल्यू मिली है हमें 0.94 पर यूनिट दी मिली हुई है। ठीक है, ये मिली हुई है। तो Eg डबल डैश अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.86 एट द एंगल ऑफ 36.2 डिग्री। ये हमें Eg डबल डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमें मिल गया 0.86 एट द एंगल ऑफ 36.2 डिग्री। ठीक है, ये हमें मिल गया। इसी तरह से अगर हम Em डबल डैश कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 0.94। अब Em डबल डैश ये वोल्टेज माइनस ये, ठीक है, 0.94 माइनस ऑफ J इंटू J 0.25 इंटू करंट कितनी है हमारी 0.71 एट द एंगल ऑफ 25.84 डिग्री। ठीक, ये हमारा 0 है, रेफरेंस है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये 1.03 एट द एंगल ऑफ, जिसको हम सॉल्व करिएगा, आप कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा तो ये हमें मिलेगा -8.9 डिग्री। 1.03 एट द एंगल ऑफ -8.93 डिग्री, 8.9 डिग्री। कैलकुलेशन मैंने की हुई है पहले से ही, इसलिए अगर कहीं पे कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो उसे करेक्ट कर लीजिए। लेकिन आप कैलकुलेशन नहीं, आप देखिए प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर को समझिएगा। यहाँ पे इस न्यूमेरिकल कराने का मतलब है कि प्रोसीजर को समझना है हमें।
1.03 एट द एंगल ऑफ -8.9 डिग्री। ये हमें मिल गया EM डबल डैश भी और EG डबल डैश भी। ये सारी वैल्यूज़ हो गई। अब इसको हम यहाँ से अभी हटा रहे हैं, ये कैलकुलेशन हो गई। अब हमें क्या करना है, देखिए अब ये पूरा हमें मिल चुका है, ठीक। अब हमें फॉल्ट क्या हो रहा है, फॉल्ट कहाँ पे हो रहा है, जनरेटर बस पे, मतलब इस ट्रांसफार्मर के यहाँ पे फॉल्ट हो रहा है और यहाँ पे कहीं पे इस तरह से फॉल्ट हो रहा है। सपोज करिएगा ये इस तरह से ZF फॉल्ट इम्पीडेंस ZF है। ZF फॉल्ट इम्पीडेंस क्या होता है कि जो फॉल्ट हुआ, मान लीजिए किसी शॉर्ट सर्किट हुआ, कोई तार होगा, वायर होगा, उसका भी अपना कुछ इम्पीडेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा, एकदम कंडक्टर तो होगा नहीं, तो ZF होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इसको लोग मानते हैं सॉलिडली ग्राउंडेड। एक टर्म आता है सॉलिडली ग्राउंडेड, तब वहाँ पे ZF = 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगी वो IF फ्लो करेगी, ठीक है। हमारा काम क्या है, काम हमारा ये IF को ही कैलकुलेट करना है हमें इस कंडीशन में, ठीक है। हमें IF को ही कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अब क्या बढ़ा देते हैं इसको यहाँ से, चलिए हमें ये मिल गया दोनों, इनका दोनों काम खत्म हो गया। अब जनरेटर देखिए फॉल्ट हुआ तो ये क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, तो जो भी करंट है, जहाँ से भी करंट आएगी सब वहाँ पे सिंक होगी ना, सिंक होगी, क्योंकि ये लो इम्पीडेंस पाथ मिला, 0 पे है, सॉलिडली ग्राउंडेड हमने मान रखा है, तो 0 इम्पीडेंस पे। तो ये जो करंट IG इधर से अभी तक फ्लो कर रही थी, वो यहाँ न जाके अब डायरेक्ट इसमें चली जाएगी। तो ये हमारी IGF अगर हम निकालेंगे, ये हो गया IGF, ये करंट जो फ्लो कर रही है इसमें IGF, और इधर से जो करंट फ्लो करेगी अब मोटर को समझिएगा, अभी तक मोटर की करंट कहाँ से फ्लो कर रही थी, इधर से कर रही थी ना, ये आ रही थी। लेकिन जब फॉल्ट हुआ तो उस वक्त इसे पावर मिलना बंद, सप्लाई इसकी बंद, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर इसको मिलना है, सारी की सारा यहाँ पे फॉल्ट हो गया, तो यहाँ पे कोई करंट यहाँ से फ्लो नहीं कर पा रही है, ठीक है। सारी की सारी करंट यहाँ पे सिंक हो जा रही है, ठीक। तो उस केस में क्या होगा, जब मोटर हमारा रन कर रहा है रेटेड स्पीड पे, ठीक है, उसका अपना इनर्शिया है 1/J⍵m² समथिंग ऐसे होता है इनर्शिया। काइनेटिक एनर्जी मतलब इसमें लगी हुई है, तो जो काइनेटिक एनर्जी है, तो इस वजह से इसका रोटर घूम रहा है, और फील्ड वाइंडिंग क्या है मोटर की, वो एनर्जाइज्ड ही है, ठीक। तो उस वक्त जब इसे पावर नहीं मिलेगी, कोई करंट नहीं मिलेगी जनरेटर की तरफ से, तो ये क्या करेगा, एक जनरेटर की तरह काम करना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि देखिए वहाँ फील्ड वाइंडिंग भी, फील्ड भी प्रेजेंट है, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग एनर्जाइज्ड है DC सोर्स से। उसके बाद और रोटेशन भी है, जनरेटर भी यही होता है कि अगर प्राइम मूवर को हम घुमाते हैं और फील्ड उसमें एनर्जाइज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होता है, करंट क्लोज सर्किट हो गई तो करंट जनरेट होगा। यहाँ तो क्लोज सर्किट आई है, तो मोटर इनर्शिया के कारण घूम रहा है मोटर का रोटर, और फील्ड पहले से ही एनर्जाइज्ड है, तो इस वक्त ये क्या करने लगेगा, एक जनरेटर की तरह काम करने लगेगा। तो ये क्या करेगा, एक फीड करेगा करंट को, ये फीड करेगा, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ड्यूरिंग फॉल्ट कंडीशन मोटर is rotating at its rated speed and field is also energized, so due to inertia it keeps rotating for some time। ये जितना फॉल्ट हो रहा है वो मिली सेकेंड वगैरह में ही तो होगा, क्यों, क्योंकि सब ट्रांजिएंट है भाई। कोई फॉल्ट हुआ तो उसमें जो सर्किट ब्रेकर वगैरह लगे हुए हैं उनको क्लियर करना है। तो ये हम एनालिसिस कितने कर रहे हैं, एकदम शुरुआती स्टेज पे, मोटर तुरंत रुक तो सकता नहीं था उसका रोटर, तो इस वजह से ये हो गया सम टाइम। सो इट स्टार्ट्स टू वर्क लाइक ए जनरेटर। जब जनरेटर की तरह काम करने लगेगा तो वो क्या करेगा, सो इट स्टार्ट्स फीडिंग करंट टू
दी फॉल्ट। तो ये फॉल्ट को करंट को मतलब यहाँ पे करंट फीड करने लगेगा, तो इसकी डायरेक्शन जो हो जाएगी अभी इधर हो जाएगी, और ये IMF फॉल्ट करंट मोटर की वजह से क्या हो रहा है। ठीक है, तो जनरेटर भी सप्लाई कर रहा है फॉल्ट को करंट और मोटर भी सप्लाई करेगा फॉल्ट को करंट। यहाँ पे ये समझने वाली चीज़ थी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, IF। तो पहले हम IGF और IMF निकाल लेते हैं। तो IGF को अगर कैलकुलेट करना है तो IGF फॉल्ट करंट एट जनरेटर साइड कितना आएगा, ये वोल्टेज EG डबल डैश अपॉन J कितना है यहाँ पे 0.13। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो गया, ये सर्किट बनी, एक क्लोज यहाँ पे लूप बना है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 0.86 एट द एंगल ऑफ 36.2 डिग्री अपॉन J 0.13। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो IGF आएगा 6.61 एट द एंगल ऑफ -53.8 डिग्री। IGF की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस जगह पे, IGF जो आया 6.61 एट द एंगल ऑफ -53.8 डिग्री। ठीक है, तो ये हमें IGF की वैल्यू ये मिल गई 6.61 एट द एंगल ऑफ -53.8 डिग्री। ठीक, अब IMF की वैल्यू इसी तरह निकालिएगा। अच्छा, IGF की हमें फॉल्ट करंट चाहिए, तो अभी इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगा, एंगल ना लेंगे, 6.61 पर यूनिट में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से IM फॉल्ट करंट निकालिए। यहाँ पे क्या आएगा, EM डबल डैश, EG और EG डबल डैश और EM डबल डैश को कैलकुलेट करने का यही पर्पस था हमें, कि ये करंट्स हमें निकालनी थी। ठीक है, अब J कितना है 0.25 प्लस 0.125 प्लस 0.46 प्लस 0.25। ठीक है, ये हो गया। इसमें KVL ऐसे लगा दीजिएगा, KVL, तो ये मिल जाएगा हमें। तो इसके अब हम क्या लिख सकते हैं, EM डबल डैश कितना है 1.03 एट द एंगल ऑफ -8.9 डिग्री। ठीक है, अब इसको आप जो है कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा। जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.125 एट द एंगल ऑफ -98.9 डिग्री। J की वजह से 90 ऊपर के -98.9 डिग्री। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, IM और ये F 1.125 एट द एंगल ऑफ -98.9 डिग्री। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब ये मिल गया, अब इसकी अगर हम बात करते हैं उसके लिए मैग्नीट्यूड की, तो क्या आएगा 1.125 पर यूनिट। ये सारी वैल्यूज हमें कितनी मिल रही है, पर यूनिट मिल रही है। ठीक है, तो ये हमने दोनों यहाँ पे लिख लिया। अब हमें फॉल्ट करंट करना है, तो IF पर यूनिट में क्या आ जाएगा, फॉल्ट करंट जो हमारी है IGF प्लस IMF। ठीक है, IG इधर से आ रही है, IM उधर से जा रही है। ठीक है, जैसे रखेंगे क्या आएगा 6.61 एट द एंगल ऑफ -53.8 डिग्री प्लस 1.125 एट द एंगल ऑफ -98.9 डिग्री। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो आ जाएगा ये 7.45 एट द एंगल ऑफ -59.9 डिग्री। ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, IF टोटल फॉल्ट करंट कितनी आ गई 7.45 एट द एंगल ऑफ -59.9 डिग्री। ठीक है, ये हमें मिल गई फॉल्ट करंट सारी पर यूनिट में। ठीक है, अब हमें किलो एम्पियर में निकालनी है, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, किलो एम्पियर बेस। तो इस साइड में अगर किलो एम्पियर बेस होगा, ये देखिएगा IGF किधर है, जनरेटर साइड में है। जनरेटर साइड में किलो एम्पियर बेस अगर निकालना होगा तो क्या आएगा, अगर यहाँ पे हम इस सेक्शन निकालें किलो एम्पियर बेस,
तो क्या आएगा, फॉर जनरेटर साइड किलो एम्पियर बेस करंट है हमारी, किलो एम्पियर बेस कितनी आएगी, MVA बेस अपॉन √3 इंटू KV बेस, जो न्यू वाले हैं ये सारे। MVA बेस हमने टोटल कितना लिया हुआ है 25 थ्रू आउट, ये है √3। अब जनरेटर साइड में हमारा KV बेस कितना है, देखिएगा डिफ़ॉल्ट यहीं पे हुआ है, तो KV बेस 11 KV है, ठीक है। ये किलो एम्पियर बेस जब निकालेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारा 1.3 समथिंग, 1.3 किलो एम्पियर, ठीक है। किलो एम्पियर बेस एट जनरेटर साइड जो आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 1.3 किलो एम्पियर। यहाँ पे लिखते हैं किलो एम्पियर बेस एट जनरेटर साइड में कितना आ रहा है 1.3 किलो एम्पियर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हम लिखते जा रहे हैं। अब इसी तरह से अगर मोटर साइड में रखेंगे हम लोग, मोटर साइड में, क्योंकि मोटर की फॉल्ट करंट चाहिए हमें, अगर मोटर की साइड में रखेंगे मोटर की फॉल्ट करंट चाहिए हमें, तो फॉर मोटर साइड, तो यहाँ पे किलो एम्पियर बेस कितना हो जाएगा, मोटर साइड में किलो एम्पियर बेस कितना है, यहाँ पे देखिए 3.3, इस सेक्शन में मोटर के सेक्शन में कितना है 3.3 का है, तो ये 3.3, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारा 4.37 किलो एम्पियर, ये आ जाएगा किलो एम्पियर बेस एट मोटर साइड, कितना जाएगा 4.37 किलो एम्पियर। अब अगर हमें टोटल फॉल्ट करंट निकालना है, टोटल फॉल्ट करंट अगर हमें निकालना है अब किलो एम्पियर में, टोटल फॉल्ट करंट इन किलो एम्पियर, टोटल फॉल्ट करंट IF इज इक्वल टू कितना है पर यूनिट में कितना है 7.45। अब किस साइड में है ये देखिए, फॉल्ट कहाँ पे है, जनरेटर साइड में है, तो किलो एम्पियर बेस यहाँ पे कितना है जनरेटर साइड का 1.3 एम्पियर, 1.3 एम्पियर, ठीक ये है। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी हमारी, देखिएगा यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे हम लोग 1.3 किलो एम्पियर और ये हो गया, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ऐसे कर लीजिए 7.45 इंटू 1.3, $9.685 किलो एम्पियर करीब आएगी ये, 9.685 किलो एम्पियर, ये हमारी फॉल्ट करंट आ जाएगी, टोटल फॉल्ट करंट, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम जनरेटर साइड में निकालेंगे तो जनरेटर साइड में टोटल फॉल्ट करंट या जनरेटर फॉल्ट करंट कह लीजिए, जनरेटर यहाँ कितना आ गया IF 9.6 कुछ आया था, जनरेटर फॉल्ट करंट IF इज इक्वल टू कितना था हमारा पर यूनिट में 6.61 इंटू 1.3, ठीक है। तो अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे ये IGF है, ठीक है, ये IGF जो जनरेटर है, तो ये आ जाएगा हमारा 9.77, ये आएगा 6.61 इंटू 1.3, जो भी होगा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जैसे 8.693 समथिंग आ रहा है, 8.9693 किलो एम्पियर के समथिंग आ रहा है, ये हमारी जनरेटर के लिए आ गया। इसी तरह मोटर के लिए फॉल्ट करंट आ जाएगी, तो क्या आएगी मोटर फॉल्ट करंट IMF इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा पर यूनिट में, IMF कितना है 1.125 और बेस यहाँ पे कितना है हमारा 4.37, तो ये हमारी करंट आ जाएगी मोटर साइड में फॉल्ट करंट क्या है। जनरेटर साइड में फॉल्ट करंट हमने निकाल लिया, IGF पर यूनिट में निकाल लिया, फिर किलो एम्पियर निकाल लिया, IMF निकाल लिया पर यूनिट में, फिर किलो एम्पियर निकाल लिए, फिर टोटल फॉल्ट करंट निकाल लिए। तो ये प्रोसीजर है कि किसी अगर जैसे एक सिंगल जनरेटर और सिंगल मोटर का सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो इतनी कैलकुलेशन हमने ये पूरी करी। पहले क्या किया,
सारे के सारे जितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए, एक बेस पे ले आए, MVA बेस सिलेक्ट करते हुए और किलो वोल्ट बेस सिलेक्ट करते हुए, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया हमने, रिएक्टेंस डायग्राम बना दिया जैसे पर यूनिट बनाते हैं। फिर उसके बाद दी कंडीशन से करंट निकाली और टर्मिनल वोल्टेज दिया हुआ था, वहाँ से हमने हमारा वो पर्पस जो दिया हुआ था किसके लिए दिया हुआ था, EG डबल डैश और EM डबल डैश, ताकि हमें मिल जाए। क्यों? क्योंकि जब फॉल्ट होगा तो ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे, जब ये दोनों प्रेजेंट रहेंगे तो ये फॉल्ट को करंट सप्लाई करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सारा तामझाम करना पड़ा था, ठीक है। जब हमें ये दोनों मिल गए तो हमने कहा कि फॉल्ट यहाँ पे हुआ, जहाँ भी फॉल्ट हुआ यहाँ भी हो जाता है, यहाँ भी हो जाता, कहीं भी आता है। जब ये दोनों मिल गए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, कहीं भी कैलकुलेटर फॉल्ट करंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को समझिएगा। कैलकुलेशन हो सकता है कहीं पे ऊपर नीचे हुई हो, लेकिन आप प्रोसीजर को समझिएगा। अब ये तो एक क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक दो क्वेश्चन और करेंगे, 2-3 क्वेश्चन, जहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी केवल एक जनरेटर और एक मोटर लगा हुआ है। वहाँ पे 2-3 जनरेटर लगा देंगे, 2-3 मोटर लगा देंगे, कहीं बीच में फॉल्ट लगा देंगे, 2-3 बस लगा देंगे। फिर ये देखेंगे कैलकुलेशन हमारी कितनी वहाँ पे हाँ मतलब डिफ़िकल्ट होती है। जैसे जैसे सिस्टम हमारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो उसको कंपनसेट करने के लिए फिर हम वहाँ पे Z बस ले आते हैं, जनरलाइज अप्रोच लाते हैं कि 3 फेज़ फॉल्ट कंडीशन में किस तरह से एनालिसिस होगी। तब वहाँ पे जनरेटर, तब हमें वहाँ मालूम पड़ेगा कि Z बस की ज़रूरत क्या है। आखिर Z बस फिर यहाँ से इंट्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये था कि हमने इस लेक्चर में देखा कि 3 फेज़ फॉल्ट अगर जनरेटर पे पाया जा रहा है, जनरेटर ये फॉल्ट अगर जनरेटर पे था, अगर यही मोटर पे आता था मोटर पे निकाल लेते, कहीं भी फॉल्ट हुआ तो किस तरह से हम अगर 3 फेज़ फॉल्ट हो रहा है सिंगल जनरेटर और सिंगल मोटर सिस्टम में, तो ये हमने न्यूमेरिकल लगा के ये देखा कि किस तरह क्या प्रोसीजर है फॉल्ट करंट को कैलकुलेट करने का, ठीक है। किस तरह से हम प्रीफॉल्ट कंडीशन से ये बैक EMF और जनरेटेड वोल्टेज और बैक EMF वोल्टेज जो भी है वो सब ट्रांजिएंट कंडीशन है, ट्रांजिएंट कंडीशन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने यहाँ पे जो आपको समझाया है वो समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे कोई डाउट है या क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल एक बना रखा है, टेलीग्राम पे चैनल बना रखा है लर्न विथ इंजीनियर के नाम से। आप वहाँ पे टोटल अपना जो भी डिटेल्ड कोई भी चीज़ है, कोई भी डिटेल्ड का कोई सोल्यूशन चाहिए आपको, तो वहाँ पे आप मुझे वो कर दीजिएगा, वहाँ पे मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं आपको वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।